you doing on your computer? What's a computer? व्हाट इज अ कंप्यूटर? यार बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल नहीं है कि आज के टाइम में हम कंप्यूटर किसे कहेंगे? जो पीछे रखा है हम उसको कंप्यूटर कहते थे, जो हमारा हैवी वर्क कर सकता था हम उसको कंप्यूटर कहते थे। अगर हम बात करें आज की, तो आज आप अपने हाथ में जो डिवाइस लेकर चलते हो ये भी उतना ही पावरफुल है, लगभग जितना हमारा पीछे, मतलब जितने नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो पीछे रखा हुआ सिस्टम हैंडल कर सकता है, लगभग उतने ही इंस्ट्रक्शंस को ये भी हैंडल कर सकता है। अगर हम बात करें ऑप्टिमाइजेशन की, अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट की कि वो कहाँ तक पहुंच चुके हैं, इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तब जाकर जो हमें रिजल्ट मिलता है वो, और जो रियल लाइफ पावर हमें चाहिए होती है वो आज के टाइम में बिल्कुल अलग हो चुकी है। अगर मैं बात करूं एक सिस्टम लेवल परफॉर्मेंस की, तो ये जो 2020 में आईपैड आया था ये भी आपको एक सिस्टम लेवल की परफॉर्मेंस दे सकता है। इवन इसी आईपैड के ऊपर, मतलब 2020 वाले के ऊपर, एप्पल ने अपना जो डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर है, जो FCP उनका वर्ल्ड फेमस वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, उसको रन करके दिखाया था। और यहीं पर उन्होंने कलर करेक्शन किया था, उसमें वीडियो 4K वीडियो की 2 स्ट्रिप्स अलग अलग चलाई थी। ऐसे करके इन्होंने अपने सॉफ्टवेयर और अपने हार्डवेयर को डेवलप करा है कि भाई इनको जो कंपटीशन है ना वो बिल्कुल ना के बराबर है। अगर मैं बात करूं 2021 वाले आईपैड की, तो उसने जो आईपैड का सेक्शन था उसमें, मतलब एक तो देखो आईपैड्स पहले से ही टैबलेट के किंग है, लेकिन अब जो लॉन्च हुआ है ना उसने कंपटीशन नाम का ही मतलब ही खत्म कर दिया। अगर आपको एक ऐसा टैबलेट चाहिए जो सब कुछ कर सके, तो आईपैड के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन आपके पास है ही नहीं, अगर आपके पास बजट है तो। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैं एप्पल फैन बॉय हूँ, इस वजह से एप्पल की तारीफ करता हूँ। नहीं, क्यों? एक टैबलेट की अगर हम बात करें तो उसमें आईपैड्स ही हमेशा उनका नाम लिया जाता है। कहीं भी ऐसी जगह चले जाओगे जहाँ पर बहुत ज्यादा प्रोडक्शन का काम होता है, जहाँ पर बहुत ज्यादा क्रिएटिव काम होता है, वहां पर टैबलेट की अगर हम बात करें तो आईपैड्स ही क्यों इस्तेमाल होते हैं? उसका रीजन है नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर एंड्रॉइड में भी है, लेकिन नंबर ऑफ प्रो सॉफ्टवेयर, जिसमें मतलब आप बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हो इस छोटे से डिवाइस के अंदर। मतलब मैं 3D एनिमेशन की बात कर रहा हूँ, 3D रेंडरिंग की बात कर रहा हूँ, 3D मॉडलिंग की बात कर रहा हूँ। ये सारे काम आप इस छोटे से डिवाइस में अपने पेंसिल के थ्रू, टच स्क्रीन के थ्रू, मतलब जो भी आप इंटरैक्टिव वे में कर सकते हो उसके थ्रू जब आप एक काम करते हो ना, वो बिल्कुल एक अलग कैटेगरी बना देता है, बिल्कुल अलग आपको फ्रीडम दे देता है, आपकी क्रिएटिविटी को बहुत ज्यादा इनहेंस कर देता है ये सारी चीजें। तो इसी वजह से जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो यहाँ पर आईपैड्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर जैसे ल्यूमा फ्यूजन हो गया, अगर आपको वीडियो एडिटिंग करनी है, जैसे आपका एप्पल के डेस्कटॉप में FCP है, बिल्कुल उसी को उतनी ही परफॉर्मेंस के साथ, इवन उससे अच्छा कभी कभी परफॉर्म कर देता है आपका ल्यूमा फ्यूजन। यहाँ पर अगर आपको पेंटिंग वगैरह का काम करना है, हाई लेवल पेंटिंग, ऑयल पेंटिंग जैसे काम करने हैं, तो यहाँ पर प्रोक्रिएट है। अगर आपको फोटो एडिटिंग करनी है तो यहाँ पर इवन फुल फ्लेज आपको फोटोशॉप मिलता है, इलस्ट्रेटर मिलता है। आपको अगर वेक्टर में काम करना है तो वेक्टर के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर मिलते हैं, फ्रोसेटा वगैरह मिलता है। अडोब के बहुत सारे सॉफ्टवेयर यहाँ पर अवेलेबल हैं, और इस सारे सॉफ्टवेयर सिर्फ अवेलेबल नहीं है, बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज है और उनका बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है कुछ भी प्रोडक्ट करने के लिए, कुछ भी प्रोड्यूस करने के लिए। तो इसी वजह से आईपैड्स बहुत ही कमाल का डिवाइस हैं जिनको जरूरत है, जो काम करना चाहते हैं। गेमिंग वगैरह खैर चलो है, वो तो अलग चीज है, वहां पर भी बहुत ही ज्यादा शाइन करता है, लेकिन एक्चुअली में जो इसका इस्तेमाल होता है वो प्रोडक्टिविटी के लिए ही होता है। अब जब हम लॉन्च इवेंट में देखें, जो इसका लॉन्च हुआ था, वहां पर जिस तरह से इसकी स्टार्टिंग हुई थी, हम सबको पता था कि आईपैड आने वाला है, मतलब मोस्टली लीक्स आ रहे थे आईपैड आने वाला है। कैसे आएगा? A14X के साथ आएगा, जो हमारा A14 इसमें लगा हुआ है 12 सीरीज के फोन में, उसी का एक इनहेंस वर्जन आएगा। लेकिन किसी ने भी यहाँ पर ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि आपको आईपैड के अंदर फुल फ्लेज एक डेस्कटॉप CPU देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको जैसा मैकबुक वगैरह की परफॉर्मेंस आपने देखी है, वैसा ही कुछ आपको आईपैड में भी देखने को मिलेगा। तो नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें क्लॉक स्पीड्स की, तो मेरे हिसाब से क्या, ऑब्वियसली 90% चांसेस यही है कि यहाँ पर जो M1 आपके डेस्कटॉप में यूज हो रहा है, वो जो M1 की क्लॉक स्पीड है वो काफी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू जो आपके आईपैड के अंदर है। क्यों? क्योंकि हम सबको पता है क्लॉक स्पीड थोड़ी सी बढ़ाने पर उसकी जो हीट है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसी को हम अगर ओवरऑल हम कंस्ट्रक्ट करें तो हम कहते हैं परफॉर्मेंस पर वॉट। तो यहाँ पर 1 वॉट पे आपको कितनी परफॉर्मेंस मिलेगी वो डिपेंड करता है कि क्लॉक स्पीड कितनी है। और क्योंकि हमारी जो आईपैड है वो एक छोटा डिवाइस है, पतला डिवाइस है, उसके अंदर बैटरी की लिमिटेशन है, इसी वजह से उसमें हम इतनी ज्यादा पावर नहीं दे सकते, और उसे इतनी ज्यादा पावर की जरूरत भी नहीं है जितनी आपके डेस्कटॉप की जरूरत है, क्योंकि वहां पर सॉफ्टवेयर्स अलग हैं। यहाँ के सॉफ्टवेयर्स अभी बहुत कमाल काम करते हैं लो क्लॉक स्पीड पर भी। इसीलिए जो हमारा आईपैड के अंदर M1 चिप लगा हुआ है, वो वाला चिप हमारे जो डेस्कटॉप में लगता है उसका एक लोअर वेरिएंट है, मतलब क्लॉक स्पीड कम करके लगाया गया है। दूसरा रीजन क्लॉक स्पीड कम क्यों करी गई है, क्योंकि ये एक फैनलेस डिवाइस है, मतलब यहाँ पर कोई भी आपको एक्टिव कूलिंग देखने को नहीं मिलती।
मैकबुक प्रो, मैक मिनी जो नए वाले आए हैं उसके अंदर आपको फैंस देखने को मिलते हैं। वो फैन क्या करेंगे, हीट को कैरी करेंगे बाहर, तो इस वजह से प्रोसेसर ठंडा रहेगा। एप्पल का मेन गोल क्या है कि आपको जो एक्सपीरियंस है उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। अगर वो आईपैड के अंदर भी फुल क्लॉक स्पीड में अगर रन कराएगा आपके M1 को, तो वहां पर होगा क्या, हीट होगी। हीट की वजह से आपकी बैटरी लाइफ तो खैर खराब होगी, साथ ही साथ आपका परफॉर्मेंस भी ड्रॉप होगा। और एप्पल कभी नहीं चाहता कि उसके प्रोडक्ट में परफॉर्मेंस ड्रॉप कभी भी आए, आपको लैगिनेस देखने को मिले, ये वो कभी नहीं चाहता। और अगर एक प्रोडक्ट आपका हीट हो रहा है तो वो भी उसके ओवरऑल एक्सपीरियंस को खराब करता है। तो इसी वजह से एप्पल ने यहाँ पर जो क्लॉक स्पीड है उसको कम करके दिया है। दूसरी चीज, यहाँ पर आईपैड्स के अंदर जो सबसे बड़ी कंप्लेन आती थी कि हाँ इसमें प्रोसेसर बहुत कमाल का है, इसमें जो बाकी सिस्टम है, जो एप्स वगैरह है, उनका ऑप्टिमाइजेशन बहुत कमाल का है, तो भैया रैम क्यों नहीं देते तुम। तो यहाँ पर अब मुझे कहीं से पता चला है, कंफर्म नहीं है, 95% कंफर्म है कि यही है, लेकिन 5% अभी भी है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये M1 की स्पेसिफिकेशन है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो लोअर वेरिएंट्स है, मतलब 128GB, 256GB और 512GB, इसके अंदर आपको 8GB की रैम देखने को मिलेगी। और जो आपका 1TB और 2TB वाले हैं उसके अंदर आपको 16GB की रैम देखने को मिलेगी, क्योंकि ऑब्वियसली M1 जो है वो हमारा 16GB की रैम तक को सपोर्ट करता है। तो अब आप लगा सकते हो भाई कि 6GB का ये आईपैड ने मुझे आज तक कोई दिक्कत नहीं दी 1% की। मतलब अगर मैं आपको ऐसे करके दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी सारी खुली हुई है, सारी के सारी, 1% की भी दिक्कत आज तक नहीं आई है रैम मैनेजमेंट में। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि कितना ज्यादा कमाल करेगा अगर 16GB का आईपैड आपको देखने को मिले तो। अब यहाँ पर अगला सवाल ये भी आएगा कि हाँ भाई, आईपैड के अंदर हमारा M1 आ गया, आईपैड के अंदर में भी हमारी 16GB की रैम आ गई, तो ऑब्वियसली अब जो हमारे एप्पल के मेन सॉफ्टवेयर हैं, फॉर एग्जांपल आपका लॉजिक प्रो, आपका FCPX, आपका जो एक्स कोड है, ये सारे सॉफ्टवेयर्स आईपैड के लिए आएंगे या नहीं आएंगे। तो अकॉर्डिंग टू द जॉन प्रोसेसर, जो बहुत बड़े लीकर हैं, उनके हिसाब से डेफिनेटली ये हमारे आईपैड्स के लिए आने वाले हैं, लेकिन फुल फ्लेज नहीं आएंगे, ऐसा उनका कहना है। मेरे हिसाब से भी मुझे नहीं लगता कि ये, पहली बात तो मुझे लगता ही नहीं कि आएंगे, अगर आएंगे तो ये बहुत ही लिमिटेड वेरिएंट में आएंगे, जस्ट लाइक LumaFusion। मेरे हिसाब से LumaFusion उससे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा इन कंपैरिजन टू जो आपके फीचर्स वगैरह हैं, लेकिन अब वो तो फ्यूचर की बात है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि भैया नहीं आएगा, क्योंकि देखो एप्पल की आदत क्या है, वो सबसे पहले एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसके बाद उसका सोल्यूशन देता है। आपका 3.5mm जैक निकाला, उसने प्रॉब्लम क्रिएट करी, उसके बाद उसका सोल्यूशन दिया एयरपॉड्स। तो एप्पल ज्यादा से ज्यादा चीजों को बेचना चाहता है। अगर वो इसके अंदर, मतलब आईपैड के अंदर आपका लॉजिक प्रो, आपका जो फुल फ्लैश FCP अगर लेकर आ जाता है, तो मतलब आप ये सोचो कि उनके मैकबुक को कौन खरीदेगा। या फिर अगर मैकबुक में, चलो ये तो उन्होंने पहले ही मना कर दिया कि मैकबुक के अंदर टच स्क्रीन नहीं आने वाली, तो मैकबुक एक अलग लाइनअप है, जो इनका डेस्कटॉप का सेक्शन है वो अलग लाइनअप है, आईपैड्स बिल्कुल अलग लाइनअप है। तो इसी वजह से वो इन दोनों को मर्ज नहीं करेगा, और इसी वजह से मेरे हिसाब से जो ये तीनों ही सॉफ्टवेयर हैं, इनका जो वेरिएंट आएगा यहाँ पर, वो एक बहुत ही बेसिक सा वर्जन आएगा। अब अगर हम बात करें स्टैट्स की, तो यहाँ पर जो ये CPU है हमारा M1 वाला, वो ऑब्वियसली जो यहाँ पर आईपैड के अंदर यूज करा गया है, वो पिछले वाले से 50% ज्यादा फास्टर है। A12Z Bionic, जो कि अपने आप में एक बहुत ही कमाल का प्रोसेसर था, उससे भी 50% ज्यादा पावरफुल है ये M1 जो iPad 2021 में लगा हुआ है। अगर हम Geekbench स्कोर्स की बात करें तो यहाँ पर जो A12Z था उसका कुछ स्कोर 1300-1400 के आसपास आता था। यहाँ पर A14 जो है इसका स्कोर करीब 1500 से 1600 के आसपास आता है सिंगल कोर परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ। और अगर हम एप्पल के दिए हुए नंबर्स के हिसाब से कैलकुलेट करना चाहें कि M1 जो iPad के अंदर है उसका स्कोर कितना आएगा, तो लगभग 1600 से 1700 के आसपास उसका स्कोर आने वाला है। अगर मैं बात करूं नया जो अगस्त में, आज भी नहीं, जो अभी काफी टाइम बाद नया सैमसंग का टैब आने वाला है ना अगस्त के टाइम पे, वहां पर वो लोग क्या यूज करेंगे, जो अभी 888 है, तो 888 का अगर हम करंट वो देखें ना Geekbench स्कोर क्या है, तो वो 1100 से 1200 के आसपास है। अब आप खुद ही लगा सकते हो कि जो अभी 6 से 7 महीने बाद टैबलेट आने वाला है, जो इनका क्लोजेस्ट कंपटीशन है, वो इनके आधे के बराबर भी नहीं, मतलब आस पास भी नहीं है परफॉर्मेंस में। और चलो Geekbench की बात अलग है, यहाँ पर तो नंबर बढ़ गए, लेकिन जब ये ऑप्टिमाइज सॉफ्टवेयर के साथ, एक अच्छे सॉफ्टवेयर के साथ कंबाइन होती है ना ये चीजें, तो ये जो आपको परफॉर्मेंस देती हैं, जो आपको एक्सपीरियंस देती हैं, वो बिल्कुल अलग लेवल है। तो ये भी एक वजह है कि जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, अगर फोन की बात करें तो एंड्रॉइड ऑप्शन है, सिस्टम की बात करें तो विंडोज ऑप्शन है, लेकिन अगर टैबलेट्स की बात करें तो एंड्रॉइड टैबलेट्स कोई भी ऑप्शन नहीं है, और जो विंडोज के टैबलेट आते हैं उनकी तो बात ही मत करो। अगर हम बात करें गेमिंग की, तो गेमिंग में यहाँ पर जो GPU है वो फुल फ्लेज 8 कोर का GPU है, जो कि
40% ज्यादा पावरफुल है इन कंपैरिजन टू A12Z बायोनिक। अब A12Z जो बायोनिक है उसके अंदर आप कितना भी हैवी से हैवी गेम जो आपको मिलता हो इंटरनेट पे, वो गेम आप इस आईपैड के अंदर डालो और उसको खेल के देखो। अगर आपको कुछ भी फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं तो भाई क्या ही कहने, वो तो फिर किस्मत खराब है आपकी। देखो ये सारा कुछ जो आईपैड को कंबाइन करके दिया है ना एप्पल ने, ये एक 2 साल आगे का आईपैड दे दिया है। तो अगर आपको फ्यूचर प्रूफ रहना है तभी आप इस आईपैड को लो। इसके बाद जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात आती है वो है इसकी मिनी एलईडी डिस्प्ले टेक्नोलॉजी। मतलब बहुत टाइम पहले से र्यूमर आ रहा था, मैंने मिनी एलईडी के ऊपर वीडियो भी बना रखी है, अगर आप चाहो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो र्यूमर के हिसाब से 12.9 इंच वाले मॉडल के अंदर आपको देखने को मिलेगा मिनी एलईडी डिस्प्ले, जो कि एप्पल का प्रो XDR डिस्प्ले जो आता है ना, 4 से 6 लाख रुपए का डिस्प्ले है वो। वैसी कलर एक्यूरेसी, वैसा आपका ब्राइटनेस वगैरह, उतनी ही जो एक्यूरेसी है वो सारा कुछ आपको आईपैड के अंदर इसी डिस्प्ले के अंदर देखने को मिल रहा है। तो अब आप समझ सकते हो कि कितनी ज्यादा मेहनत करी गई होगी इसके डिस्प्ले के लिए। यहाँ पर ये डिस्प्ले OLED नहीं है, फिर भी आपको OLED जैसा ही कॉन्ट्रास्ट रेशियो देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो ये वाला आईपैड है इसमें जो LEDs लगी हुई है उसकी लोकल डिमिंग जोन होती है, वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो है उससे समझ सकते हो। तो यहाँ पर जो लोकल डिमिंग जोन है वो है करीब 75 के आसपास, और जो नए वाले आईपैड में है मिनी LED वाले डिस्प्ले में, वहां पर लोकल डिमिंग जोन पता है कितने हैं? 2500। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लो, 75 और 2500, मतलब 2500 में आपको कितना ज्यादा कंट्रोल मिल जाएगा किसी भी कलर्स को, किसी भी कॉन्ट्रास्ट को, ब्लैक्स को, व्हाइट्स को कंट्रोल करने के लिए। तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ स्टोर्स में जाकर ये मिनी LED डिस्प्ले को एक्सपीरियंस करने के लिए। ऑब्वियसली आपका जो आईपैड का स्क्रीन है वो बहुत ज्यादा बेहतरीन है, लेकिन जब ये OLED के फील में आएगा ना, बिना OLED हुए तो अलग ही कमाल करेगा। अब ये आईपैड्स किसके लिए हैं? नंबर 1, अगर आप एक प्रोफेशनल हो, मतलब आप किसी काम को प्रोफेशनली करते हो, आप उससे पैसा जनरेट करते हो। अगर आप गेम खेलने से पैसा जनरेट करते हो तो ये प्रोडक्ट आपके लिए है। अगर आप 3D डिजाइनिंग करते हो, वहां से आपको पैसा मिलता है, तो ये प्रोडक्ट आपके लिए है। अगर आप पेंटिंग वगैरह करते हो, इलस्ट्रेशन करते हो, वेक्टर्स बनाते हो, एनिमेशन करते हो, तो ये प्रोडक्ट आपके लिए है। अगर आप बहुत हैवी फोटो एडिटिंग वगैरह करते हो, अगर आप बहुत हैवी वीडियो एडिटिंग वगैरह करते हो ऑन द गो, अगर आपको मतलब बहुत भारी सामान नहीं चाहिए क्योंकि आपका कैमरा वगैरह ऑलरेडी इतना ज़्यादा भारी है, उसके बाद आप मतलब अपना लैपटॉप वगैरह भी कैरी करो, तो अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो ये प्रोडक्ट आपके लिए है। मतलब ये फुल फ्लेज एक कंप्यूटर की तरह है, जहां पर फ्यूचर में आपको एप्पल के जो प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर हैं उनका भी सपोर्ट देखने को मिलेगा। लेकिन मुझे एप्पल की सिर्फ एक बात बहुत ज़्यादा बुरी लगी। क्यों? क्योंकि 2018 में जो प्रोडक्ट था और 2020 में जो प्रोडक्ट आया, टाइम 2 साल का। 2 साल में एप्पल ने क्या इनोवेट करा? एक कैमरा दे दिया, एक लाइडर सेंसर दे दिया पीछे, 2 GB की रैम बढ़ा दी, और एक कोर जो यहाँ पर GPU का एक कोर बंद किया हुआ था उस कोर को चालू कर दिया, सेम प्रोसेसर दे दिया। बस इतनी सी इनोवेशन। 2020 से 2021 में जो आया, वहां पर थंडरबोल्ट C पोर्ट, फुल फ्लैश थंडरबोल्ट C पोर्ट, जिससे आप बहुत ज्यादा हाई स्पीड के एक्सेसरीज अटैच कर सकते हो। नंबर 2, आपका जो डिस्प्ले है, मिनी LED डिस्प्ले यहाँ पर नया ला दिया है 12.9 इंच में ही सही, लेकिन नई टेक्नोलॉजी तो आई है। M1 चिप, एक फुल फ्लैश डेस्कटॉप CPU को आईपैड के अंदर डाल दिया। इसके बाद अगर ये बात सच हो जाती है रैम वाली, तो आपको 8 GB रैम तो खैर मिलेगी, 16 GB की रैम भी मिल सकती है। 2 TB का इंटरनल आपको वो भी मिल रहा है स्टोरेज सिस्टम। तो अब आप लगा लो कि 2 साल के अंदर कुछ भी नहीं करा और 1 साल के अंदर इतने सारे चेंजेस कर दिए, और वो भी सेम प्राइस पर, जो उसका लॉन्च प्राइस होता है उसी प्राइस पर लॉन्च कर दिया। अब इतने सारे जब ये फीचर दिए है ना, तो एक्सपेक्टेशन ये हो जाती है कि भैया 10 से 20 हजार रुपए तो एक्स्ट्रा लेगा एप्पल। जब मैं सुन रहा था तो मुझे लग रहा था कि 12.9 इंच हमारा जो रेगुलर आता है उससे कम से कम भी तो 15 से 20 हजार रुपए तो एक्स्ट्रा आएगा, लेकिन नहीं, सेम प्राइस पर आ गया। तो मतलब ऐसा जब होता है ना तो बड़ा अजीब सा लगता है एप्पल की तरफ से, क्योंकि वो लूटने में कोई कसर तो छोड़ता नहीं है। तो अगर हम इनके प्राइसेस की बात करें तो दोनों का बेस वेरिएंट जो है 8 GB 128 GB वाला, वो आपको एक मिलेगा 72,000 का, उसमें 100 रुपए आपको वापस मिल जाएंगे। एक मिलेगा 1 लाख रुपए का, उसमें भी आपको 100 रुपए वापस मिल जाएंगे। लेकिन मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि अगर आप अपने बजट को थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हो, मेरा यकीन मानो 12.9 इंच के लिए जाना। मे बी पोर्टेबिलिटी में आपको थोड़ा सा इशू आ सकता है, मे बी, मतलब आपको आदत पड़ जाएगी कुछ टाइम में, लेकिन जो आपको डिस्प्ले मिल रही है ना, देखो मैं इसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट भी कंज्यूम करता हूँ, बहुत सारे काम करता हूँ, मुझे सिर्फ एक शिकायत है कि LED डिस्प्ले है, वो भी दिन में पता नहीं चलती। जब मैं रात को अपना मूड में है, हम लोग मूवी वगैरह देख रहा हूँ मैं, तो उस टाइम पे थोड़ा लगता है यार अगर OLED डिस्प्ले होता तो मज़ा ही आ जाता। तो वो फीलिंग अगर आपको नहीं चाहिए तो गो फॉर द 12.9
इंच। तो बस मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम इसी तरह की ज्ञान भरी बातें करते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।